हिटलर। ये नाम सुनते ही मन में जो सबसे पहली फीलिंग आती है वो है डर की, है ना? इनफैक्ट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अगर किसी से भी डरते होंगे तो उन्हें हिटलर की उपाधि दे देते होंगे, नहीं? पर कभी सोचा है क्यों? कौन था ये हिटलर और इसने ऐसा क्या किया था कि उसका नाम आज भी लोगों को डराता है? क्या जानते हैं आप? नहीं? अरे कोई बात नहीं, माइंड वॉर्स है ना जो आज हिस्ट्री एक्सप्लेन की अपनी सीरीज में हिटलर और जर्मनी से जुड़ी पूरी कहानी बताएगा। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज टॉपिक जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक टाउन ब्राउनौ एम इन में एक साधारण से परिवार में हुआ था, पर बड़ा होकर वो एक कड़क पॉलिटिशियन बना और जिसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। हिटलर जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था। ईयर 1930 से 1940 के दशक में हिटलर का पूरे जर्मनी पर दबदबा था और वो आज भी एक क्रूअल डिक्टेटर के रूप में जाना जाता है। हिस्टोरियंस ये बात जानते और मानते हैं कि हिटलर was not born, he was made। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस थी जिसने हिटलर को हिटलर बनाया। तो कहानी शुरू होती है 1914 से 1918 के बीच में हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। ये वॉर सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। अलाइड पावर्स में थी 4 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, और सेंट्रल पावर में थी मोनार्कीज जैसे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी। मोनार्क इसीलिए क्योंकि वहां उस समय एम्परर्स और खलीफा रूल करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स को करारी हार मिली थी, जिसका सबसे ज्यादा असर जर्मनी को झेलना पड़ा था। उस समय इंपीरियल जर्मनी में जार रूलर्स रूल करते थे। वॉर के बाद इन रूलर्स को एब्डिकेट कर दिया गया था, यानी उन्हें अपना रूल छोड़ना पड़ा था। रूल खत्म होने से जर्मन पार्लियामेंट रिक्सटैग के मेंबर्स ने मिलकर एक नेशनल असेंबली फॉर्म की, जो देश को चलाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि इन मेंबर्स की मीटिंग जर्मनी की वेइमार सिटी में हुई थी और वहीं इस असेंबली का गठन किया गया था। इसलिए इस पार्टी का नाम रखा गया वेइमार रिपब्लिक। इस असेंबली ने जर्मनी में फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब एक कंट्री स्टेट्स को ऑटोनॉमी यानी कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आने से अब जर्मनी के लोगों के पास वोटिंग की पावर भी आ गई थी। वेइमार रिपब्लिक ने रेख्सटैग में काम करने के लिए डेप्यूटीज को सिलेक्ट किया था। ये कुछ आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा ही था, जो जर्मनी को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, पर आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद वेइमार रिपब्लिक को जर्मन्स ने ही नकार दिया था। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसे 28 जून 1919 को वेइमार रिपब्लिक और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत चुकी अलाइड कंट्रीज के बीच में साइन किया गया था। वैसे तो वेइमार रिपब्लिक में बहुत से इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से जर्मन सबसे ज्यादा नाराज थे। कहने को ये पीस ट्रीटी थी, लेकिन हिस्टोरियंस इसे हार्श ट्रीटी मानते हैं। इसमें 3 मेजर क्लॉज ऐसे थे जिसकी वजह से जर्मन्स ने वेइमार रिपब्लिक को कभी एक्सेप्ट और सपोर्ट नहीं किया। पहला क्लॉज था जर्मनी के फर्टाइल लैंड पर अलाइड कंट्रीज का कब्जा या कंट्रोल। दूसरा क्लॉज था जर्मन आर्मी का डीमिलिटराइजेशन। अलाइड कंट्रीज को ये डर था कि जर्मनी की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो वो फिर से वॉर शुरू कर सकते हैं, इसलिए उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और तीसरा था वॉर गिल्ड क्लॉज, जिसमें जर्मनी को वॉर में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अलाइड कंट्रीज को 6 मिलियन पाउंड्स फाइन के रूप में देना पड़ा था। वॉर में हारा हुआ जर्मनी इस ट्रीटी की वजह से तबाह हो गया था। जर्मन्स के लिए ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी और इस पूरी सिचुएशन के लिए वो वेइमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। हिटलर भी उनमें से एक था, जिसके अंदर वेइमार रिपब्लिक के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का गुस्सा था। वैसे हिटलर जर्मन आर्मी में था और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था, पर इस समय उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे वो जर्मनी के लिए कुछ अच्छा कर पाता। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा था। यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर से कॉन्टिनेंट ऑफ डेब्टर बन गया था, यानी जो कॉन्टिनेंट कभी दूसरे देशों को फाइनेंशियल हेल्प किया करता था, लोन्स देता था, वो अब खुद दूसरी कंट्रीज के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था।
वेमार रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने नवंबर के महीने में ही ट्रीटी साइन की थी। जर्मनी के लोग वेमार रिपब्लिक से इतनी नफरत करते थे कि उनके सपोर्टर्स या डेमोक्रेट्स को देखते ही उन पर अटैक कर देते थे। वेमार रिपब्लिक ने इससे निपटने के लिए अपने सोल्जर्स को बढ़ावा देना शुरू किया। सोल्जर्स की ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया, जिससे से ज्यादा लोग सोल्जर्स बनने के लिए आगे आए। इस टाइम पर जर्मनी ने अलाइड पावर्स को वॉर गिल्ट देने से भी मना कर दिया, क्योंकि जर्मनी के पास पैसा बचा ही नहीं था। इतना ही नहीं, इस सिचुएशन से निपटने के लिए जर्मनी ने बहुत सारी जर्मन करेंसी छापना शुरू कर दिया। मार्केट में जर्मन मार्क्स इतने ज्यादा हो गए कि उनकी वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई। कंडीशन ये हो गई कि एक यूएस डॉलर 1 मिलियन जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया था, जो साल के अंत तक ट्रिलियंस में पहुंच गया। इस साल को ईयर ऑफ डिप्रेशन घोषित कर दिया गया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर गया था। लोग अनएम्प्लॉयड हो गए या कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर हो गए, और जर्मनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी। जर्मन सिटीजन्स का अब डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ चुका था, और इस पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के चलते वहां डिक्टेटरशिप की जमीन तैयार हो चुकी थी, जिसका पूरा फायदा उठाया हिटलर ने। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने अपने आप को जर्मन आर्मी में एनरोल करा लिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक पेट्रियट था और अपनी कंट्री को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सुप्रीम पावर बनाने का इरादा रखता था। इसके चलते 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर और ऑरेटर था और लोगों को मोबिलाइज कराने का हुनर रखता था। अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने के बाद 1923 में सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस बवेरिया और उसके बाद बर्लिन को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया। इसके पीछे हिटलर की ये सोच थी कि अगर कोई एक स्टेट उसके कब्जे में आ जाए तो बाद में दूसरे स्टेट्स में अपने आप को एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा। लेकिन हिटलर का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हिटलर की आर्मी मार्च करे उससे पहले ही वेमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। पर इस समय तक लोग हिटलर को पसंद करने लगे थे, उस पर ट्रस्ट करने लगे थे। हिटलर को 5 साल की जेल हुई थी, पर 9 महीने में वो छूट भी गया था। जैसे जैसे जर्मनी की हालत बिगड़ती गई, वैसे वैसे नाजिज्म को जनता का सपोर्ट बढ़ता चला गया। नाजिज्म प्रोपेगेंडा का असर इतना था कि 1928 के इलेक्शंस में जहां नाजी पार्टी को मात्र 2.6% वोट मिले थे, वहीं 1932 के इलेक्शन में उसे 37% वोट मिले। नाजी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नाजी प्रोपेगेंडा से हिटलर को राइज करने का मौका मिला। हिटलर ने लोगों के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ट अप किया था। उसकी पार्टी लोगों में तेजी से ये मैसेज पहुंचा रही थी कि हिटलर एक मसीहा है। अब क्योंकि जर्मनी के लोगों का उस समय तक सब कुछ खत्म हो चुका था, वो पूरी तरह से बिखर चुके थे, तो इस सिचुएशन में उन्होंने हिटलर के प्रोपेगेंडा पर ट्रस्ट किया और यहाँ से हिटलर ने राइज करना शुरू किया। पर सवाल ये है कि जब सब कुछ जनता के लिए हो रहा था और जनता भी हिटलर को सपोर्ट कर रही थी, तो फिर हिटलर ने ऐसा क्या किया कि लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे? इसकी शुरुआत तब हुई जब उस टाइम के जर्मन प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की और वो कंट्री का पॉलिटिकल हेड बन गया। ये ऑफर हिटलर को इसलिए मिला क्योंकि इलेक्शंस में नाजी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। चांसलरशिप से हिटलर के पास पावर आ गई और उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को किसी न किसी इल्जाम में फंसाकर जेल में डाल देता था। इसी टाइम फायर डिक्री पॉलिसी लाकर हिटलर ने लोगों को सिविक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और असेंबली को भी सस्पेंड कर दिया। कह सकते हैं देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। हिटलर के अगेंस्ट जो भी आवाज उठाता या कोई एक्टिविटी करता, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर मार दिया जाता। हिटलर उन कम्युनिटीज को खत्म करता चला गया जो उसके खिलाफ खड़ी हुई। इतना ही नहीं, मास किलिंग करने के लिए हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, जहां बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को एक साथ प्रोसिक्यूट किया जाता था। जर्मनी में धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही थी और हिटलर की डिक्टेटरशिप उभर रही थी, और इसमें फाइनल स्टैंप लगा इनेबलिंग एक्ट के आने से। आप जानते हैं ये एक्ट क्या था? इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 में लाया गया, जिसमें कई लॉज थे।
सबसे पहला था जर्मनी से डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म करके डिक्टेटरशिप लाना। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया और कंट्री में रूल बाय डिक्री को लागू कर दिया गया, जिसमें सारे लॉज बस हिटलर ही बनाता और पास करता था। उसने प्रेसिडेंट को भी रूल से हटा दिया था। इतना ही नहीं, इस एक्ट के थ्रू हिटलर ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को भी खत्म कर दिया था और अब बस रह गई थी उसकी नाजी पार्टी और उसके एफिलिएट्स। इस एक्ट के थ्रू मीडिया, इकोनॉमी, आर्मी और जुडिशरी जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हिटलर ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह से हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करके डिक्टेटरशिप को बड़ी ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया। जाहिर है जर्मनी में अब कोई भी हिटलर से खुश नहीं था। डर और अराजकता का माहौल पूरी कंट्री में था। हिटलर को भी कहीं ना कहीं डर था कि लोग उसके अगेंस्ट कोई ड्रास्टिक स्टेप ना उठा लें, इसलिए उसने सिविलियंस के बीच स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी कर दी। इस फोर्स में रेगुलर पुलिस के साथ साथ स्टॉर्म पुलिस, गेस्टापो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड और क्रिमिनल पुलिस को शामिल किया गया था, ताकि सिविलियंस में हिटलर के अगेंस्ट जो भी आवाज उठे उसे वहीं दबाया या खत्म किया जा सके। इन फोर्सेस को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी दी गई, जिससे कभी भी किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करके जेल भेजा जा सके। और ऐसे नाजी स्टेट पूरी तरह से एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट में तब्दील हो चुका था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हिटलर ये सब करने के लिए पावर में आया था? उसका सपना तो जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाना था, फिर ऐसा उसने कैसे किया? अब ये तो हम सब जानते हैं कि पावर पाने के लिए पैसा चाहिए, पर उस समय जर्मनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इस टाइम हिटलर ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना शुरू किया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक इकोनॉमिस्ट हलमार शैक्ट को सौंप दी। शैक्ट जर्मनी की बिखर चुकी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए प्लानिंग करने लगा और उसको सक्सेस भी मिली। उसने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम शुरू करके जर्मनी में फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का आइडिया इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इस प्रोग्राम का एम ये था कि जर्मनी के लोगों को काम मिले, उनकी अर्निंग बढ़े और इसके लिए पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। दूसरे देशों से लोन लेकर जर्मन गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही थी। जर्मन हाईवेज का कंस्ट्रक्शन और पीपल्स कार यानी फोक्सवैगन का प्रोडक्शन इसी प्रोग्राम के तहत किया गया। हाईवे पर मोबिलिटी बढ़ने और फोक्सवैगन कार के बिकने से जर्मनी अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे सुधार रहा था। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ जर्मनी का पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, क्योंकि उस समय दूसरे देश जर्मनी से स्ट्रॉन्ग थे और डोमिनेट करते थे। हिटलर को इससे भी निपटना था। इसके लिए हिटलर ने स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज बनानी शुरू की। सबसे पहले तो उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर दिया। लीग ऑफ नेशंस कई देशों के ग्रुप को कहते थे, जिनके सदस्यों को कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे और हिटलर ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद फ्रांस ने जिस आयरन एंड कोल से भरे रिच एरिया राइनलैंड को जर्मनी से हथिया लिया था, उसे हिटलर ने रीऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद उसने वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर का स्लोगन दिया, जिसके अंडर में उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को 1938 में जर्मनी के साथ मिला लिया। इतना ही नहीं, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया की एक कंट्री सुडेटनलैंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि वहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे और हिटलर को सपोर्ट करते थे। हिटलर धीरे धीरे अपने ही क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा था। इंग्लैंड और अदर पावरफुल कंट्रीज का भी हिटलर को साइलेंट सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ये कंट्रीज मानती थी कि जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होने से बहुत इनजस्टिस हुआ था। देखा जाए तो इस टाइम तक हिटलर ने जर्मनी को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से मजबूत कर लिया था। पर वो कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। अपनी पावर और टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए हिटलर दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा था। इसी अग्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर कर बैठता है। ये ब्लंडर था अपनी नेबर कंट्री पोलैंड को कब्जे में करने के बाद सोवियत यूनियन पर अटैक, जहां से शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसने 30 अप्रैल 1945 को हिटलर का अंत कर दिया। तो ये थी हिटलर की कहानी। वी होप कि आपको हिटलर की पूरी जर्नी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमें अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइए और हाँ, याद रखिए, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल माइंड वॉर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.
Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.